नेहरू की भूमिका, जिस नेहरू को आज आपका भारत और आपका युवा गाली देता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ के, उस नेहरू का भारत की विदेश नीति के निर्माण में क्या योगदान है आज आप समझ लें। वो नेहरू ही थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। वो नेहरू ही थे जिन्होंने भारत को अंतरराष्ट्रीय फलक पर एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में उभारा। वो नेहरू ही थे। वो नेहरू ही थे जिन्होंने आधुनिक भारत के लिए आधारभूत औद्योगिक ढांचे का निर्माण किया। वो नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की सूखे की समस्या को समाप्त किया। वो नेहरू ही थे। और वो नेहरू ही थे जिन्होंने भारत के लिए एक ऐसी विदेश नीति का निर्माण किया जिस पर आज भी भारत चल रहा है। वो नेहरू ही थे। समझ में आई बात? नेहरू की इस देश में बहुत बड़ी भूमिका है। और वो पटेल थे जिन्होंने इस राष्ट्र को एकीकृत किया, इस राष्ट्र को इतना अंदरूनी रूप से मजबूत किया कि कोई इस राष्ट्र को तोड़ नहीं सका। और ये इन दोनों की दोस्ती थी कि इस राष्ट्र को इतना मजबूत करके हम सबको सौंपा है कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत भूमि है। यह हम गर्व से इसलिए कह पाते हैं क्योंकि इन दोनों की दोस्ती ने, इन दोनों की सूझबूझ ने इस राष्ट्र को खड़ा किया है। और आज जो लोग इनको अलग अलग विचारधाराओं में बांटते हैं ना, वो हमारे साथ, हमारी युवा पीढ़ी के साथ राजनीति कर रहे हैं। ये दोनों अलग नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? पूरक थे। जैसे फोन बिना चार्जर के कुछ नहीं है और चार्जर बिना फोन के कुछ नहीं है, वही चीज थे कि है फोन बिना चार्जर के कुछ, ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है, डिपेंडेंट है। समझ में आई बात? एक दूसरे पर निर्भर है। बिना उसके उसका महत्व नहीं है, बिना उसके उसका महत्व नहीं है। वही चीज है ये दोनों एक दूसरे इस राष्ट्र के लिए। और इनको अलग करके देखना हमें नहीं चाहिए। आइए अब समझते हैं नेहरू की क्या भूमिका थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। क्या थे वो? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, जो हमने इतनी मुश्किल से अपनी सोवेरेनिटी प्राप्त करी थी, अपनी आजादी प्राप्त करी थी, इस आजादी को किसी भी कीमत में नहीं गंवाना है। अर्थात इसीलिए उन्होंने कोई खेमा ज्वाइन नहीं किया, किसी भी महाशक्ति के पिछलग्गू नहीं बने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं किसी का पिछलग्गू बनूंगा तो मेरी सोवेरेनिटी चली जाएगी, मेरी संप्रभुता चली जाएगी। मैं अपने अनुसार अपने राष्ट्र को नहीं, मैं उन दोनों की जरूरतों के अनुसार अपने राष्ट्र को चलाऊंगा। वो इस बात को भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने एक नए तंत्र का निर्माण किया, एक नए तंत्र को, एक नए संगठन को स्थापित किया, जिस संगठन का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलायंस मूवमेंट। समझ में आई बात? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे। लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। लेकिन इन सब लोगों के विचार को ध्यान में रखा गया, लेकिन नेहरू ने नीति अपने अनुसार ही बनाई, देश के अनुसार बनाई, देश की जरूरत के अनुसार बनाई। जो उस समय देश की जरूरत थी, उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए नेहरू ने विदेश नीति का निर्माण किया। आगे सुन, 2 खेमों से दूरी। नेहरू ने नीति कौन सी अपनाई? 2 खेमों से दूरी। हमने दोनों खेमों से दूरी अपनाई और हमने अपनी जरूरत के साथ उनके साथ अपनी नजदीकी अपनाई। समझ में आई बात?
आगे सुनो। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। ये बात तो आपने पिछले अध्याय में पूछी थी, फिर से पूछ लीजिए कि भारत क्यों किसी खेमे में शामिल नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो शामिल होता तो वो, अभी तो बताया कि अगर वो किसी खेमे में शामिल होता तो वो फिर अपनी इच्छा अनुसार अपना विकास नहीं कर पाता। अगर वो अमेरिकी खेमे में शामिल होता तो फिर वो उसे अमेरिका की विचारधारा के अनुसार चलना पड़ता। अमेरिका कहता कि अपने बाजार को खोलो तो खोलना पड़ता। समझ में बात? और हमारी ये स्थिति नहीं थी कि हम अपने बाजार को खोल दें, क्योंकि अगर खोल देते तो हमारे देश के उद्योगपति कभी उठ ही नहीं पाते। हमारा देश कभी भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल ही नहीं पाता। आज जो मोदी जी मेक इन इंडिया या स्वावलंबी भारत अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, ये सारे अभियान बहुत पहले आरंभ हो चुके हैं। जब भारत आजाद हुआ, भारत ने जब पहले अपनी आर्थिक नीति प्रतिपादित करी पूरे भारत के सामने, उनमें ये लक्ष्य पहले से ही निहित थे। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। समझ में आई बात? ये सारी चीजें पहले, और ये इन चीजों को अगर हमें प्राप्त करना था तो हमें हमारे देश को अपनी नीतियों में चलाना था। अगर हम किसी और की नीति के हिसाब से चलाते अपने देश को तो हम कभी भी अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त ही नहीं कर पाते जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाहते थे। समझ में आई बात? इसीलिए हमने ये किया। आई बात समझ में? इसीलिए हमने गुट निरपेक्ष, हमने किसी भी खेमे का पक्ष नहीं लिया। हमने अपना पक्ष लिया, अपनी जरूरत का पक्ष लिया। समझ में आई बात? आगे सुनो। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति की किताब में आप पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सद पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इस साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। ऐसा यही तो है, अगर भारत किसी के गुट में होता तो ये चीजें नहीं करता। लेकिन देखो, सोवियत संघ से उसकी दोस्ती थी, ज्यादा नजदीकी थी। जब सोवियत संघ ने गलत किया तब भी उसने गलत नहीं कहा, नहीं ठहराया गलत। पर अमेरिका को, जब ब्रिटेन ने ऐसा किया तो ब्रिटेन का उसने विश्व स्तर पर विरोध किया। समझ रहे? तो ये अपनी जरूरतों को ध्यान में किया गया काम है, क्योंकि उस समय हमें सोवियत संघ से बहुत सारी मदद मिल रही है। तो भाई, जो हमें मदद दे रहा है, अगर हम उसको क्रिटिसाइज ना करें तो बात नहीं बनती भाई। पहले हमारी अपनी जरूरत है ना यार। ब्रिटेन ने तो हमें लूटा है, हम उसका क्यों साथ दें? बताओ, उसने तो हमें लूटा है। अगर वो गलत कर रहा है तो मैं उसे गलत कहूंगा ही कहूंगा। लेकिन अगर मेरा मित्र जो मुझे मदद दे रहा है, अगर उससे थोड़ी गलती भी हो रही तो मैं उसकी गलती को नजरअंदाज कर सकता हूं, अगर नजरअंदाज करने लायक है तो। समझ रहे बात? तो भारत ने ये चीज किया अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। अपनी जरूरतों, देखो, मित्र बनना और चेला बनने में बहुत अंतर होता है। मित्र वो है जो आपकी गलतियों को गलत कहे और आपके ऊपर जब मुसीबत पड़े तो आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, वो है मित्र। समझ में आई बात? वो है मित्र। और चेला वो है जो गुरुजी कुछ भी बताएं, जी गुरुजी, जी गुरुजी, वो अंधा चेला है। कभी भी अंधा चेला नहीं बनना, हमेशा आंख खोल के चेला बनना। अगर सर की कोई बात गलत लगे तो उसे गलत कहना है, गुरुजी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना। अंधभक्ति वो भक्ति है जिससे कभी किसी का विकास नहीं होता, उससे हमेशा समाज का विनाश ही होता है। तो कभी भी अंधभक्ति नहीं करनी किसी की। आई बात समझ में? हमेशा सोच समझ के खुली आंख की भक्ति करनी है, खुली आंख से, श्रद्धा के साथ में। आगे सुनो।
ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिया। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि उसने किसी का गुट ज्वाइन नहीं किया। नहीं तो दोनों तरफ से वो फायदा उठा पाता नहीं, दोनों तरफ से मदद प्राप्त कर पाता संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं था अगर वो इस नीति पर अमल नहीं करता। तो अब समझ लो नेहरू ने क्या किया है। ये नेहरू की ही नीति है, किसी और की नीति नहीं है ये। आगे सुनो। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्ष की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंध में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। अब देख लो, पाकिस्तान बन गया ना चेला। और उसी का खामियाजा है कि आज भी वो चेला ही है, आज भी वो क्या है, चेला ही है। और आज गुरुजी उसे भाव भी नहीं देते। और यही काम अगर भारत ने किया होता तो भारत की भी वही स्थिति हो जाती। समझ में आ गई बात? कम खाओ लेकिन खुद का खाओ, किसी से भीख मांग के मत खाओ। कम खाओ लेकिन खुद का खाओ। अमेरिका और पाकिस्तान की तरह भीख मांग के मत खाओ। ये बात जान लो, ये बात बहुत समझने वाली बात है। इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। समझ में आई बात? आगे सुनिए। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था, है ना? आयात को कम करने पर था। क्यों कम करने पर था? क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना था, हमें अपनी इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना था, हमें अपनी इंडस्ट्रीज को उठाना था। अगर हम सब कुछ बाहर से ही मंगाते रहेंगे तो हमारे देश में कब बनेगा, और हमारे देश में नहीं बनेगा तो हमारा फायदा कब होगा? मैंने एक उदाहरण दिया था ना भाई, पैसा का बताओ, गन्ना बेचने में ज्यादा पैसा है कि चीनी बेचने में ज्यादा? बताओ किसमें है? चीनी तभी बेच पाएंगे ना जब हमारे देश में उद्योग लग पाएंगे। अगर हम गन्ना ही बेचते रहेंगे और चीनी खरीदते रहेंगे तो हम कभी अमीर हो पाएंगे? तो इसीलिए हमने आयात पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, जिससे कि हमारे देश के उद्योगपतियों को संरक्षण मिल सके और उनके उद्योगों में वृद्धि आ सके। हमारे उद्योगपतियों में वो काबिलियत विकसित हो सके कि वो अपने उद्योग को ऊपर उठा सके। समझ में आ गया? फ्री मार्केट मिल सके उन्हें, कंपटीशन लेस मार्केट मिल सके उन्हें, जिससे कि वो अपनी मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। समझ में आई बात? आगे सुनिए। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था। सीमित करना पड़ा हमें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम जिन लक्ष्यों को बांध कर चल रहे थे उन लक्ष्यों को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाते। हमें अपने देश को अपने पांव पर खड़ा करना था ना भाई, हमें किसी का पिछलग्गू नहीं बनना था, हमें किसी का पिछलग्गू नहीं बनना था। इसीलिए हमने इस प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया और यही नीति अमेरिका ने भी अपनाई थी। जब तक अमेरिका खुद काबिल नहीं हुआ ना, तब तक उसने दुनिया के साथ कभी किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं रखा। जब आजादी के बाद अपने आप को पहले डेवलप किया, हाँ, अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो दुनिया की मार्केट के साथ अपने आप को कम्पीट कर सके। यही होना भी चाहिए। पहले हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें मुकाबले में उतरना चाहिए। आप पहले उतर जाओ, हड्डी वड्डी तोड़वा लो, फिर फायदा नहीं है तैयारी का। पहले ही इतनी तैयारी कर लो कि जब मैदान में उतरो तो अपने विरोधी को पछाड़ दो। इसीलिए लकड़हारा जब लकड़ी काटने जाता है तो 4 घंटे पहले अपनी कुल्हाड़ी को रेतता है, फिर 1 घंटे में पेड़ काट कर गिरा देता है। समझ में आई बात? तो यही मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। आपको पेपर के समय 4-4 घंटे 10-10 घंटे बैठना नहीं पड़ेगा। अगर आपको 2 दिन की भी छुट्टी मिलेगी तो आप बड़े इंजॉयमेंट के साथ पेपर को क्लियर कर जाएंगे। समझ में आई बात? आगे सुनो। एफ्रो एशिया एकता। आपके नेहरू जी ने एफ्रो एशिया एकता पर बहुत ज्यादा फोकस किया। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा
संसाधन था और इसी क्षेत्र के सबसे ज्यादा राष्ट्रों को गुलाम बनाया गया था। अगर ये राष्ट्र एकजुट हो जाते तो इनको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं थी। आज भी यही माना जाता है कि अगर सारे जो विकासशील देश हैं वो अगर एकजुट हो जाएं तो उन्हें विकसित देशों पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही है ना, कहते हैं ना, जिनके पास कम दिमाग होता है वो कभी इस चीज को समझ नहीं पाते। किसान इसीलिए एक्सप्लॉइट होता है क्योंकि उसके पास कम दिमाग है। वो अपने हक को समझ नहीं पाता कि अगर हम सारे किसान एकजुट हो जाएं तो हमारा कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता। सच है ये। बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे एकजुट नहीं हो पाते, एकता नहीं है उनके अंदर। आप जब तक एकजुट नहीं होंगे ना तब तक आपका शोषण होता रहेगा। और नेहरू जी इस बात को कब समझ गए हैं और वो दुनिया को कब समझा रहे हैं, लेकिन दुनिया तब भी नहीं समझी, अनपढ़। आगे सुन। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला था। जबकि अभी भारत को आजादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही थी। समझ में आई बात? आप ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि अगर गरीब के साथ दोस्ती कर ले तो गरीब को गरीबी से निकलने में जितनी आसानी होगी ना उतनी आसानी और कभी नहीं हो सकती। समझ में बात? आप अपनी हैसियत के लोगों के साथ दोस्ती करें तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप कभी भी अपने आप को असमान नहीं समझेंगे। अपनी कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ें, अपनी कम्युनिटी। समझ में बात? लोग कहेंगे कि हमें दूसरों का सहयोग लेकर आगे, बड़ों के साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपनों के साथ बढ़ना चाहिए। अपनों के साथ, क्योंकि अगर आप अपनों के साथ बढ़ेंगे तो आपके पास जो संगठित ताकत होगी ना वो किसी और के पास नहीं होगी। अगर हम सब गरीब देशों को एकजुट करके आगे बढ़ते तो आज हम अमेरिका या सोवियत संघ के पिछलग्गू नहीं होते। मतलब उनको दुनिया में इतनी ज्यादा ताकत नहीं मिल पाती। अरे हम इस बात को तो जानते हैं ना, हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती तो हम गुलाम क्यों बनते? दुनिया किस लिए हमारे पास आई थी? दुनिया के बड़े बड़े देश, जो बड़े बड़े देश बने, वो हमारे पास क्यों आए थे? हमारे प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही तो आए थे ना। और अगर हम सब मिल जाते, हम सब जो गरीब देश थे, अगर हम सब मिल जाते जैसा कि नेहरू जी चाहते थे तो हम क्या नहीं कर सकते थे। आज जो अमेरिका महाशक्ति बना बैठा है, हो सकता था कि हम में से कोई एक महाशक्ति होता, या ये हो सकता था कि दुनिया में कोई महाशक्ति ही ना होती। ये सब संभावनाएं